हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। और आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इस चैप्टर नंबर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो भूगोल है उसके बारे में देखेंगे, मतलब कि सामान्य सा परिचय देखेंगे। इस चैप्टर में जो पहला पार्ट है वो ये बताता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसकी बात की गई है। इसके बाद में इसका पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे, मतलब कि राजनीतिक विभाजन देखेंगे। इसके बाद का तीसरा पार्ट है वो क्या है, वो है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन-सा पठार है, कौन-सा पर्वत है, उन सबके बारे में बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या है भौतिक विभाजन, दूसरा है रासायनिक विभाजन और तीसरा क्या है इसमें भौतिक विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, पहली बात इसमें कहता है भारत का जो परिचय है, भारत के परिचय की अगर बात करते हैं हम, तो भारत के परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ा देश का मतलब किस रेफरेंस में? तो एरिया में भी और क्षेत्रफल में भी। एरिया के बेस पे देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, उस टाइम की जो पूरे दुनिया की जनसंख्या देखेंगे, उसके हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर वर्तमान में आज देखेंगे तो विश्व का दूसरा पहला सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से। और दूसरी बात अगर यहाँ पर करें कि हम क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। यानी कि भारत का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात क्या है, इसकी जो लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन होने का मतलब इतना सा है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा मतलब है नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वो ज़मीन से टच करता है, मतलब कि जो एशिया महाद्वीप के अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, उनसे टच करता है। वो कौन-कौन सी कंट्री हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात ये है, जो इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा है, मतलब साउथ वाला हिस्सा है, वो हिंद महासागर से टच करता है। मतलब कि आधा हिस्सा महासागर से टच करता है और आधा हिस्सा से टच करता है, वो टच करता है भूमि से। ये कह सकते हैं कि भारत जो इसकी जो स्थिति है, भारत की जो कंडीशन है, वो बहुत अच्छी है। मतलब कि ये भौगोलिक विस्तार है, मतलब काफ़ी ठीक-ठाक इसका विस्तार है। इसके उत्तर में देखेंगे तो बहुत बड़ा हिमालय मिलेगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको। इसके दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर मिलेगा। लेकिन हिंद महासागर की जब बात करते हैं, तो हिंद महासागर में इसके 2 भाग हैं। एक तो अरब सागर, दूसरा कौन-सा है? बंगाल की खाड़ी। अपने आप को छोटा कर लूँ ताकि आप देख सकें सब चीज़। तो एक हिंद महासागर का एक ही भाग कौन-सा है? अरब सागर, दूसरा कौन-सा है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर दक्षिण भारत के पश्चिम में, ये दक्षिण भारत यहाँ पर हो गया इसके पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी का है दक्षिण भारत के पूर्व में। तो भारत दक्षिण में पश्चिम की तरफ से अरब सागर से, दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर और पूर्व की तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक देश है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, मतलब 3 तरफ से क्या हो गया? पानी हो गया, जल हो गया। लेकिन एक बात समझिएगा, इस साइड से क्या है? इस साइड से यहाँ पर स्थल भूमि है, मतलब कि लैंड बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और 1 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। मतलब कि वह स्थल, यहाँ पे देखिए वो लिखा है, वह स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इसलिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम अगर आगे बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इतना बड़ा-सा भारत है तो इसकी लंबाई-चौड़ाई भी होगी। तो लंबाई अगर देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे, उत्तर में देखेंगे, यहाँ पर उत्तर में कश्मीर से लेकर के ये कन्याकुमारी यहाँ पर है, इस जगह पर कन्याकुमारी है। आप देख पाएँगे यहाँ पर यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, ऊपर कश्मीर है यहाँ पर। यहाँ तो लद्दाख हो गया ये लद्दाख हो गया। फिर यहाँ पर कश्मीर है। तो अगर हम बात करें उत्तर में लद्दाख, यानी इसके बाद कश्मीर, कश्मीर से लेकर के अगर कन्याकुमारी तक की हम इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, कितनी हो जाएगी? 3200 किलोमीटर। मतलब कि ये कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण। अगर हम पश्चिम और पूर्व की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सबसे पूर्व में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे पूर्व में यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। और यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो पूरब से पश्चिम यानी कि अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है यहाँ पर? 2900 किलोमीटर। यानी कि एक लाइन में बोल सकते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3200 किलोमीटर के आसपास में है, और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर के आसपास में है।
बात समझ में आ गई? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, लगभग 3200 है, लगभग 3200, एग्जैक्ट यहाँ बात नहीं करी गई है, लगभग 3200 है, लगभग 2900 है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कितनी है? 3214। एक्चुअल में कितना, एग्जैक्ट कितना है? 3214, 2933, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात कर ली, बेसिक बात कर ली, इसका क्षेत्रफल कितना है, उत्तर दक्षिण इसका विस्तार कितना है, पूर्व पश्चिम इसका विस्तार कितना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप बात करते हैं कि भारत, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि भारत जो है, भारत में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय महामरुस्थल मतलब जो थार मरुस्थल है वो है, मैदान है, पठारी हिस्सा है, द्वीप समूह है, तटीय भाग है, ये बहुत सारे भारत में जो भिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में भाई अगर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल, अगर कहीं पर मैदान है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी भिन्नताएँ भी पाई जाएँगी। मतलब कि वहाँ पर जलवायु अलग प्रकार की होगी, वहाँ पर वनस्पति भी अलग प्रकार की होगी, वहाँ पर वन्यजीव भी अलग प्रकार के होंगे। जो लोग रहते होंगे उनकी भाषा और संस्कृति यानी कि जो लैंग्वेज और कल्चर है वो भी अलग-अलग प्रकार का होगा। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद क्या है, भारत आपस में एक दिखता है, मतलब क्या है, इंडिया यूनाइट है, हमारी परंपरा में सब कुछ दिखाई देता है। तो यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, मतलब कि हम सब साथ में हैं। ठीक है? बाकी इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्ष 2011 से अब तक 121, लगभग 120 करोड़ लिखा हुआ है, तो लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी 11 के हिसाब से, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा स्थान, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ठीक है? लेकिन अगर प्रेज़ेंट में देखेंगे, तो चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है, जो पहला स्थान है, पूरी दुनिया में पहला स्थान है। ठीक है? तो हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है। देखिए, स्थिति में 2 बातें समझिएगा। पहली बात ये है स्थिति में कि स्थिति में पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि एक तो है ग्लोब पर, दूसरी है महाद्वीप। किस महाद्वीप में है? तो ग्लोब पर भी 2 चीज़ें हैं। देखिए, ग्लोब पर 2 चीज़ों का मतलब है, एक तो ग्लोब पर ये चीज़ आती है कि ग्लोब में किस गोलार्ध में है? ग्लोब में कहाँ पर है? किस गोलार्ध में है? यहाँ पर एक तो गोलार्ध है, और दूसरा किस अक्षांश और देशांतर के बीच में? अक्षांश और देशांतर के बीच में। और देशांतर, मतलब कि हम जब स्थिति की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 चीज़ देखेंगे। पहली बात ये देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पे कहाँ पर है, अभी समझेंगे जस्ट आगे, और किस महाद्वीप में है। ग्लोब पर भी 2 चीज़ें, किस गोलार्ध में है और किस अक्षांश और देशांतर में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें महाद्वीपों की, तो जो भारत की जो स्थिति महाद्वीप में है, ये एशिया महाद्वीप में, मतलब कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। उनमें एक महाद्वीप का नाम है एशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो भारत की लोकेशन महाद्वीप वाइज़ कहाँ है? एशिया में। और एशिया, आपने अगर लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर, कि एशिया को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक आता है दक्षिण एशिया, एक आता है दक्षिण एशिया। तो भारत महाद्वीप के हिसाब से एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है? दक्षिण एशिया वाले भाग में है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, गोलार्ध, अगर हम बात करें ग्लोब की, तो भाई ग्लोब अगर हम इसमें देख पा रहे होंगे आप, अगर ग्लोब की बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप ग्लोब देखेंगे, तो पूरा जो ग्लोब है वो क्या है? वो है 3D स्ट्रक्चर, किसका? पृथ्वी का 3D स्ट्रक्चर जैसा है, मतलब कि जैसे अगर आपको पृथ्वी के बारे में जानना है तो क्या करना है? ग्लोब को देख लेना है। बात समझ में आ गई? तो ग्लोब को देखेंगे तो पृथ्वी-नुमा है, लगभग कि गोलाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये मैंने आपको बता रखा है, आपको पता भी होगा कि इसका भू-आभ है, जॉइड आकार है, मतलब कि एग्ज़ैक्ट गोला नहीं है, लेकिन हम गोले जैसे अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें एक लाइन होती है, वृत्त होते हैं। अच्छा, एक और बात, जो ग्लोब है उसपे क्या है? कुछ अक्षांश है, कुछ देशांतर है। कुछ अक्षांश है और कुछ देशांतर है। अक्षांशों में एक अक्षांश है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बाँट देना है। पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बाँट देना है। 2 भागों का मतलब क्या है? पृथ्वी गोले जैसी है, एग्ज़ैक्टली नहीं है, लेकिन मान लेते हैं गोले जैसी है, तो इसको 2 भागों में बाँटना है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब आधे-आधे गोले में। तो पृथ्वी को क्षैतिज 2 भागों में बाँटने का काम कौन, बराबर 2 क्षैतिज 2 भागों में बाँटने का काम कौन कर रहा है? यानी कि बराबर 2 भागों में बाँटने का काम कौन कर रहा है? कैसे? क्षैतिज कौन काम कर रहा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसकी वजह से क्या बन रहा है? उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है यहाँ तक की बात?
यानी कि ये है आपकी विषुवत रेखा, यह है विषुवत वृत्त। ऐसे ही ये देशांतर रेखा होती हैं, उन देशांतर रेखाओं में एक रेखा है जो यहाँ पर इसको वृत्त भी बोल सकते हैं, देशांतर वृत्त। यानी एक्चुअल में जो वृत्त होते हैं, जो देशांतर होते हैं, वो अर्धवृत्त होते हैं। इसको अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक मैंने कवर किया था। जो ये देशांतर होते हैं, ये अर्धवृत्त होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये सामने आपको लाइन दिख रही होगी, इसको भी बोलते हैं ज़ीरो। ये भी कौन-सी है? ये भी है ज़ीरो, ज़ीरो है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या करती है? ये भी पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है। पूरब और पश्चिम, तो पूरब में है तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध। मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एक गोले के आकार की है, इसको 4 भागों में बाँटा गया है। एक तो है उत्तरी गोलार्ध, फिर दक्षिणी गोलार्ध, ये किसने बाँटा है? तो विषुवत रेखा ने बाँटा है। एक है पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध, ये किसने बाँटा है? तो जीएमटी ने बाँटा है। अब आप देखिए भारत की कंडीशन क्या है, भारत की लोकेशन क्या है? भारत को आप देखेंगे तो भारत यहाँ पर है, इस तरीके से, ये भारत, यहाँ पर भारत दिखाई दे रहा है। तो अगर अक्षांश के हिसाब से देखेंगे, तो ये 0 से ऊपर है, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे ये 0, इसकी वैल्यू कितनी है? 0, 0 से ऊपर है, तो ऊपर है तो उत्तर में है, ऊपर है तो उत्तर में है। और ये यहाँ पर 0, इस 0 से पूरब में है तो पूरब में है। मतलब कि अक्षांशी अक्षांशी हिसाब से देखेंगे, अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो भारत कहाँ है? पश्चिमी गोलार्ध में है, सॉरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से कहाँ है? भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत गोलार्ध के हिसाब से पूर्वी और उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी और कहाँ पर है? और उत्तरी गोलार्ध में है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जब हम बात करते हैं भारत की, तो भाई भारत छोड़ दो, दुनिया की कोई भी जगह है वो किसी न किसी अक्षांश देशांतर पे ही होगी, है ना? क्योंकि पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर फैले हुए हैं। भले ही काल्पनिक रेखाएँ हैं, लेकिन मानते तो हैं ही हैं, है ना? तो अगर ह मैंने इसको पढ़ाया, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि अक्षांश और देशांतर, चाहे कोई एक स्थान हो, चाहे कोई देश हो, वो किसी न किसी अक्षांश देशांतर के बीच में ही होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में भारत की बात करते हैं, तो भारत अक्षांश के हिसाब से कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में, और भारत देशांतर के हिसाब से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। भारत अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और भारत देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ गई? तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि टोटल जो अक्षांश रेखाएँ हैं वो कितनी है? 181 है, मतलब 181 है, और जो देशांतर रेखाएँ कितनी है? वो 360 है। ठीक है? तो अगर हम 0 से पूरब में जाएँगे, मतलब अक्षांश में या देशांतर में, पहले बात कर लें, देशांतर में ये 0 है। तो 0 से अगर हम पूरब में जाएँगे, यहाँ पर ऐसे जाएँगे, ऐसे, तो कोई एक देशांतर रेखा होगी जो भारत को सबसे पहले टच करेगी, जो भारत को क्या करेगी? सबसे पहले टच करेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर देशांतर रेखा है ऐसे, इस तरीके से, तो क्या करेगी? भारत को टच करेगी। और कोई एक ऐसी होगी जो आखिरी बार यहाँ टच करेगी भारत को। बात समझ गए? तो ऐसी रेखा जो भारत को पहली बार टच कर रही है, भारत को पहली बार टच कर रही है देशांतर में, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कितनी है? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। और जो सबसे बाद में, सबसे आखिरी में टच करी, उसकी वैल्यू कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, वो किसके किसके बीच में है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब सवाल ये बनता है कि देशांतर है तो पूर्व लिखूँ या पश्चिम लिखूँ? तो भारत के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में देशांतर रेखाओं में हमेशा क्या लिखेंगे? पूर्व में लिखेंगे। क्यों पूर्व लिखेंगे? कि भारत कहाँ पर है? वो पूर्वी गोलार्ध में है तो। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर हम अक्षांश की बात करें, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप 0 से ऊपर हैं, 0 से ऊपर होने का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर में है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसमें जो भी अक्षांश आएगा, सबके साथ क्या लिखेंगे? सबके साथ में हम नॉर्थ लिखेंगे। सबके साथ क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। तो भारत को सबसे पहले जो अक्षांश, मुख्य भूमि को सबसे पहले जो अक्षांश टच करता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे अक्षांश हैं यहाँ पर, जो सबसे पहले इसको यहाँ पे टच करता है, यहाँ पर जो सबसे पहले टच करता है, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे बहुत सारे अक्षांश होंगे, जिसमें एक कर्क रेखा यहाँ पर है, और ऐसे-ऐसे बहुत सारे अक्षांश होंगे। एक आखिरी बार टच कर रहा होगा, इसका वैल्यू कितने है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है?
लेकिन अब यहाँ पर सवाल बनता है कि इसमें तो खैर नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर साउथ लिखेंगे तो बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के रेफरेंस में जितने भी अक्षांश होंगे सबके साथ क्या लिखा जाएगा? सबके साथ नॉर्थ लिखा जाएगा, उत्तर लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा? क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए। बात समझ में आ गई? तो भारत देखेंगे तो देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। तो क्या लिखेंगे इसमें? ईस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ईस्ट। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में नॉर्थ। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर दोनों में डिफरेंस देखें, आप अगर दोनों में डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर अगर इसको इससे माइनस करें, मतलब कि वैसे इसको माइनस करें, यहाँ पर इसमें माइनस करें, अगर इसमें यहाँ पर माइनस करें, इसमें से 37 से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग, या पूरा अगर घटाएंगे तो लगभग कितना अंतर आ जाएगा? लगभग 29 डिग्री का अंतर आ जाएगा। चाहे वो देशांतर देखें, चाहे वो अक्षांश देखें, दोनों में लगभग लगभग 29 डिग्री का, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 29 डिग्री का इसमें अंतर आ जाएगा। या हम मान लेते हैं अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास में 29 डिग्री कुछ मिनट का अंतर आता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? लगभग 30 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है? 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मुख्य भूमि का, वो कितना है? वो है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तर अक्षांश। लेकिन देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच देशांतरी विस्तार। ठीक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से निकलती है। ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से निकलती है, मतलब कि भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो हमने इतनी बात समझ ली कि भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से। भारत से लगभग कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। विस्तार कितना, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बीच में अंतर कितना है? तो 29 डिग्री अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दो स्थानों के बीच का समय लगभग अंतर 2 घंटे है, इसको हम अभी जस्ट आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो नीचे भी जो लिखा है सब मैंने बता दिया है। अगर हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत को किस गोलार्ध में रखेंगे? ये हमने बता दिया आपको। किस में रखेंगे? भारत किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूर्वी गोलार्ध में है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करें मानक समय। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ समझिए आप कि ये जो भारत है, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, यहाँ पर पूरे अगर ग्लोब की बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली यहाँ पर, ग्लोब की अगर बात करें, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। ये जो प्रमुख यमोत्तर है, मतलब कि जीएमटी है, ये जो जीएमटी है, ये कितनी है? ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री है। देशांतर है। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या करते हैं? टाइम को डिसाइड करते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं? टाइम को डिसाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, टाइम को डिसाइड करते हैं। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पर कि पृथ्वी का जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो है। एक अपने अक्ष पर, एक सूर्य के चारों। तो जो अपने अक्ष पर गति है वो क्या है? उसको घूर्णन बोलते हैं। तो ये आप जानते हैं कि एक घूर्णन 24 घंटे में होता है, मतलब 360 डिग्री कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में। तो एक घंटे में क्या होगा? 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। मतलब ये हुआ कि एक घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब पूरब की ओर चलेंगे आप तो एक प्लस टाइम होगा, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो टाइम क्या होगा? माइनस। ये बात अभी समझ लीजिए, आगे जस्ट और क्लियर हो जाएगा कि जीरो से जब आप पूरब में जाएंगे तो टाइम एक घंटा प्लस होगा। कब? जब 15 डिग्री चल जाएंगे तब। और जब पश्चिम में जाएंगे तब एक घंटा माइनस होगा। कब? जब 15 डिग्री चल जाएंगे तो। मतलब कि ये अगर जीरो है, ये यहाँ पर क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जीरो है। अगर कोई यहीं पर देशांतर है ऐसे, अगर कोई यहीं पर ऐसा देशांतर है, मान लो इस तरीके से ऐसे कोई देशांतर है, या मैं सीधा ऐसे बना देता हूँ, ये कोई देशांतर है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 15 डिग्री है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप पूरब गए तो एक घंटा बढ़ गया, तो एक घंटा बढ़ गया। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कह सकते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए इस जो लिखा है जीरो लिखा है, इस जीरो पर अगर मान लो 12 बजा है,
12 बजा है, तो जब आप इस पे जाएँगे, इस 15 डिग्री ईस्ट पे जाएँगे तो कितना बज जाएगा? 1 घंटा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? तो 1 बज जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। अब एक बात ढंग से समझिएगा, पूरे दुनिया का टाइम इसी देशांतर से मापा जाता है और कोई भी कंट्री है, वो कंट्री अपने यहाँ टाइम हर जगह बराबर रहे इसलिए वो क्या करती है, एक मानक समय रेखा निर्धारित करती है। जैसे भारत में क्या है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो मानक समय रेखा यही बात इसके बारे में बताई गई है कि मानक समय क्या है, मानक समय क्या है। तो मैंने भी आपको बताया कि 324 घंटे में 360 डिग्री, बताई मैंने बात। 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाय 24, 24 तो कितना हो गया? 15 डिग्री। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट भी होता है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर, उल्टा लिख दिया मैंने। तो 1 डिग्री का मतलब है 15 डिग्री का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा? 1 डिग्री का मतलब कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होगा। जैसे एग्जांपल में कि मैंने आपको बताया, ये 0 जीएमटी है, यहाँ पर 12 बजा हुआ है इस पे। तो अगर आप पूरब में 1 डिग्री जाएँगे मतलब 1 डिग्री यहाँ पर जाएँगे तो कितना बज जाएगा? 12 बजकर 4 मिनट, 12 बजकर 4 मिनट। और अगर आप इसके पश्चिम में जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट माइनस हो जाएगा तो 11 बजकर 56 मिनट। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप 0 से पूरब जाएँगे तो 1 मिनट 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट बढ़ेगा और 15 डिग्री के हिसाब से 60 मिनट बढ़ेगा मतलब 1 घंटे बढ़ेगा। और अगर पश्चिम में जाएँगे तो सेम यही चीज़ वहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है? क्लियर है आपकी बात? अब आपने शुरू में देखा अभी जस्ट आपने स्टार्टिंग में अभी मैंने यहीं पे बताया कि कितने का अंतर है यहाँ पर? आप देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है इसमें? यहाँ पर आ रहा है 29 डिग्री का अंतर। कितने का अंतर आ रहा है? 29 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है? तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना है? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट है। ठीक? तो 29 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 29 इंटू 4 कितना हो गया? 4 नौवा 36, 3 4 दूनी 8, 2 10 11, 116 मिनट। 116 मिनट। घंटे में बदल लीजिए तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा और फिर कितना बचा? 56 मिनट। 1 घंटा 56 मिनट अंतर होगा। कहाँ पर? भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से में। ठीक है? यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं? लगभग 2 घंटे कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको? लगभग 2 घंटे कह सकते हैं। ठीक? और ये अगर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि भाई अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है मान लो कि 5 बज रहा है, सपोज़ 5 बज रहा है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अरुणाचल में 5 बज रहा है और गुजरात में 7 बज रहा है? नहीं बोल सकते क्योंकि फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो 2 घंटे का अंतर है ये किसमें है? ये सूर्योदय और सूर्यास्त के रेफ़रेंस में है। मतलब कि जो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, किसमें अंतर आ रहा है? ये आ रहा है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल में सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले होता है, मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब कि जैसे वहाँ पर अगर अरुणाचल में सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है, तो गुजरात में कितना होगा? लगभग 7 बजे के आस-पास में। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई बात ना? तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड समय में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि लोकल टाइम में अंतर हो सकता है। लोकल टाइम का मतलब क्या है? ऐसा टाइम जो सूर्य से डिसाइड होता है, सन से डिसाइड होता है, वो क्या होता है? लोकल टाइम होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो देशांतर से डिसाइड हो। जैसे आपने पढ़ा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। और इसको मानक समय रेखा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी से भारत की घड़ियों का टाइम डिसाइड होता है। आप भारत के किसी भी कोने में होंगे, आपकी घड़ी में सेम टाइम हो रहा होगा, जो एक ही घड़ी में लखनऊ में हो रहा होगा, वही दिल्ली में हो रहा होगा, वही चेन्नई में हो रहा होगा, वही कलकत्ता में हो रहा होगा, वही अरुणाचल में हो रहा होगा, वही लद्दाख में हो रहा होगा, हर जगह सेम टाइम होगा, इसलिए इसको क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड। और इसीलिए इसको कहते हैं भारत का मानक यमयोत्तर कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का मानक यमयोत्तर कहते हैं। ठीक। अच्छा, भारत में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, लेकिन आप देखेंगे तो अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में कितने हैं? 6।
तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रूस में कितने मानक समय है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी बात आ रही है, कह रहा है भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात की जाती है। भाई भारत के पड़ोसी देशों की जब बात करोगे आप, तो पड़ोसी देश कितने हैं? अगर पड़ोसी देशों की बात करोगे तो पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश। कौन से? जो स्थल से सीमा बनाते हैं। इनको मैंने शॉर्टकट से आपको कई बार बताया है, मैं आज फिर बता देता हूँ, याद रखना है। बचपन में बचपन में भूटान आया था आया था। बस इसको आप याद रखिए, पड़ोसी देश याद हो जाएंगे। बचपन में का मतलब है बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर है म्यांमार, उसके बाद भूटान तो लिखा हुआ ही है, फिर है अफगानिस्तान, फिर है अफगानिस्तान। कितने हो गए टोटल? 7। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये वो 7 पड़ोसी देश हैं जो जो भारत की स्थल से भारत के स्थलीय सीमा बनाते हैं। करेक्ट है। और खास बात क्या है, ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये घटता हुआ क्रम है किस रेफरेंस में? भारत के साथ में सीमा साझा करने वाले, मतलब कि इसकी सीमा सर्वाधिक है। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ में है। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ में है। और इसकी सीमा क्या है? इसकी सीमा न्यूनतम है। इसकी सीमा क्या है? न्यूनतम कितनी है? तो लगभग 106 किलोमीटर के आसपास में है। तो यहां पर आप देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, 7 देश हो गए। लेकिन दो ऐसे देश जो जली है, जल में है, पड़ोसी देश है, लेकिन बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। यहाँ पर क्या है? यह है श्रीलंका। लक्षद्वीप और श्रीलंका, दो जो जली क्या है? जली पड़ोसी देश है। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जलसंधि मिलेगी, पाक या पाल्क। ये पाक या पाल्क जलसंधि स्टेट है। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंडिया, मतलब कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है। 8 डिग्री नॉर्थ चैनल मतलब उत्तरी चैनल है। चैनल क्या होता है? एक तरीके की जलसंधि ही होती है। अच्छा, जलसंधि क्या होती है? दो जलीय भागों को जोड़ने वाला, दो जलीय भागों को अलग करने वाला क्या है? जलसंधि है। इसी का एक फॉर्म है चैनल। ठीक है, उस तरीके की जलसंधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में भाग जल संधि, भारत और मालदीव के बीच में डायरेक्टली भारत नहीं, लेकिन लक्षद्वीप भारत का ही भाग है, इसलिए लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, वो इन दोनों को अलग करता है। इन दोनों को अलग करता है। ये बात हमारे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 7 पड़ोसी देश हैं जो मैंने आपको बता दिया। 2 जलीय देश हैं जिसमें एक श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है? मालदीव है। और पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है। बाकी मालदीव और जो लक्षद्वीप है उसके बीच में कौन से चैनल है उसके बारे में डिस्कशन हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो बात करें प्रशासनिक विभाजन की, बात करते हैं। प्रशासनिक विभाजन का मतलब इतना सा है इसमें कि भारत में कितने राज्य हैं। तो देखो, जो एनसीईआरटी मेंशन है उसमें है कि 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो 29वां राज्य तेलंगाना बना था। उसके बाद में जब रीएडजस्ट किया गया, दोबारा एडजस्ट किया गया, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया। तो आज अगर देखोगे वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ये 2019 के बाद की कंडीशन। खैर इतना इजी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक। और इतना तो पता ही होगा आपको कि कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी क्या है ये भी पता होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो पॉलिटी में आपको बताया गया होगा कि भारत में राज्यों का निर्माण किसके आधार पर हुआ था। तो भारत में देखो, राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर जरूर हुआ है, लेकिन भाषा के साथ साथ में प्रशासनिक जो डायमेंशन है या और जो दृष्टिकोण और भी जो बेस है उनको लेकर के भारत में राज्यों का निर्माण होता है।
तो ये आप बताइए, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितने अगर हम राज्य देखें, इन राज्यों में अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। बाद में राज्यों को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया। ये बहुत ईजी और सिंपल चीज़ है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। अगर आगे बात करेंगे तो ये हो गई बात प्रकृति की, प्राकृतिक। प्राकृतिक देखेंगे तो भौतिक विभाजन बोलते हैं। भौतिक विभाजन का मतलब है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न-विभिन्न आकृतियाँ। विभिन्न-विभिन्न आकृतियों का मतलब क्या है? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटद्वीप समूह, ये सब भारत में मिलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी हिस्से में क्या है? हिमालय। ये किसका काम करता है? संतरी का काम करता है। अब यहाँ पर सवाल, संतरी क्या है? संतरी का मतलब है पहरेदार। संतरी का मतलब क्या है? पहरेदार। एक दीवाल के फॉर्म में। कैसे दीवाल? किस तरीके की दीवाल है? ये समझ लीजिए जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, जो साइबेरिया है, पहरेदार है। जो साइबेरिया है, वहाँ से जो ठंडी हवा आती है, ठंडी हवाओं को बीच में रोक लेता है। अगर ये ना होता तो उत्तर भारत की कंडीशन कुछ और ही होती। उत्तर भारत की कंडीशन कुछ और होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, मतलब पहरेदार का एक काम करता है। बात समझ में आ गई? तो हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय का मतलब है हिम प्लस आलय। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। मतलब ऐसा ऐसा एक मतलब कि बर्फ का घर। बात समझ में आ गई? तो हिमालय को कितने ब हिमालय बहुत बड़ा है, लगभग 5 लाख किलोमीटर एरिया में जो उसका किलोमीटर एरिया है, उसमें फैला हुआ है। 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। तो ये अकेला तो नहीं होगा, इसमें कई सारे श्रृंखलाएँ होंगी। तो इनको मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बाँटा गया है। पहला बृहद हिमालय, पहला बृहद हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा मध्य हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय। और तीसरा क्या है? शिवालिक, ये सबसे दक्षिण में है। तो सबसे ऊपर क्या है? हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद में उसको बोलते हैं शिवालिक। अच्छा, हिमाचल को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ये तो लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो भारत की सबसे ऊँची जो चोटी, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है, विश्व की सबसे ऊँची जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? वो हिमाद्री में है। उसका नाम क्या है? आप सबको नाम पता होगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है? 8848 मीटर इसकी हाइट है। और कहाँ पर है? तो ये बृहद हिमालय या हिमाद्री में। ठीक है? बात समझ में आ गई? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहाँ पर है? शिवालिक और हिमाद्री के बीच में। अच्छा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिमाद्री हिमालय किसको हिमाद्री हिमाद्री किसको कहते हैं? तो किसको बोलेंगे? तो ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय को हिमाद्री बोलेंगे। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हिमाचल हिमालय है, यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। जैसे आपने जो भी नाम हिल स्टेशन सुने हुए हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, वो सब कहाँ पर है? वो है हिमाचल हिमालय में। और शिवालिक सबसे नीचे है, सबसे दक्षिण में है, और सबसे नया है। मतलब कि हिमालय तीनों श्रृंखलाओं को देखेंगे, तीनों श्रृंखलाओं में सबसे नवीन कौन सा है? शिवालिक है। सबसे कम हाइट इसी की है, 900 से 1100 मीटर के आसपास में इसकी हाइट है। ठीक है? अगर बात करें उसके बाद, तो उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है यहाँ पर मैदान। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पर ये भारत है, दिखाई दे रहा होगा आपको, भारत दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में देखेंगे तो क्या निकला? यहाँ पर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ऐसे ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, और इसके बाद में क्या है? फिर शिवालिक है। हो गया? यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ेंगे आप। ठीक है? तो ये हो गया हिमालय वाला पार्ट। ये है हिमालय। ये है हिमालय। करेक्ट? हिमालय से जस्ट नीचे देखोगे आप तो यहाँ पर क्या मिलेगा? मैदान मिल जाएगा। ये क्या है? मैदान। ये मैदान है। मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है नदियों के निक्षेप से। इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के निक्षेप से। मतलब कि जो नदियां अपने साथ में सेडिमेंट लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, वो जमा देती हैं, और जमाने से इसका निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। तो दूसरा है, सबसे पहले हमने हिमालय देख लिया। तो हिमालय के दक्षिण में किसका निर्माण होता है? वो होता है मैदान। निर्माण होता है मैदान का। और मैदान के दक्षिण में देखोगे आप यहाँ पर, तो क्या है? यहाँ पर ऐसे करके आप देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, मतलब पेनिनसुला
जो है प्लेटू है वो कहाँ पर है, भारत के दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, क्रम लगाना कैसे, हिमालय, उसके बाद मैदान, उसके बाद में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार। फिर यहाँ पर देखिए आप कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला, ये मैदान है। ये मैदान कहाँ पर है, तट के पास में, इसलिए क्या है, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। ये पूरब में है तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में है तो पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, क्लियर है तक की बात। चौथा नंबर होगा पांचवा। पांचवें में अगर आप देखें तो पांचवें में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पांचवें में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मरुस्थल। यहाँ पर क्या मिलेगा, मरुस्थल। तो कितने नंबर पे होगा, 5, मरुस्थल। मरुस्थल हो गया। छठे नंबर पर ये रहा द्वीप, जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, और यहीं पर है लक्षद्वीप। तो ये हो गया 6 नंबर पर। ये कह सकते हैं भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में है, 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला कौन सा था, पहला था हिमालय, दूसरा कौन सा है, मैदान। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में, ये मैंने आपको बता दिया, हिमालय के दक्षिण में है। और मैदान जो नदी से निर्मित होता है वो कैसा होता है, सपाट और समतल होता है। अच्छा, सपाट समतल होता है, इसके तो इससे फायदा क्या होता है, देखो मैदान में सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पर सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का मतलब है यहाँ पर आवास बनाए जा सकते हैं, पहली चीज, आवास। दूसरी चीज, यहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि परिवहन में मतलब जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, उपलब्ध हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो जो जमीन उपजाऊ होगी तो क्या होगा, कृषि की गतिविधियां हो जाएंगी, कृषि की गतिविधियां हो जाएंगी। साथ में यहाँ पेयजल की उपलब्धि होगी, क्योंकि नदी है तो पेयजल की उपलब्धि होगी। तो ये सब जो फैक्टर हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। जनसंख्या यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आप देखेंगे पूरे भारत में, उत्तर भारत में जहां पर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो सब, उन सब क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो भारत में मुख्य रूप से मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से हुआ है, उनकी सारी नदी से हुआ है। किससे हुआ, जलोढ़ और निक्षेपों से, मतलब जो वो लेकर के आते हैं उसको जमा। ठीक है, तो नदियां एक नदी जैसे गंगा है तो गंगा अकेले तो जमाव करेगी नहीं। गंगा की जो और सहायक नदियां कौन सी हैं, ऐसी नदियां जो मुख्य नदी के साथ में आती हैं। जैसे हमने नाम सुना होगा गंगा, उसकी सहायक नदी बहुत सारी जगह कौन सी आती है, यमुना आती है, रामगंगा आती है, वो सब क्या है, इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सहायता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जित करती है, मतलब जो जल है वो अपना जल मुख्य नदी में आकर के मिला देती है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप क्या है, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, जिसको मैंने क्या बताया, अवसाद बताया, नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है उसको, उससे क्या बनता है, मैदान। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा यहाँ पर मरुस्थल है। अच्छा, मरुस्थल की जब बात करेंगे तो भारत का मरुस्थल कहाँ पर है, तो अरावली के पश्चिम में है, मतलब कि भारत के पश्चिम भाग में है। तो मरुस्थल के नाम से दो बातें समझ में आनी चाहिए, पहली कि यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, मतलब कि वर्षा बहुत कम होती है। तो जब बरसात कम होगी तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, मतलब कि आर्द्रता नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर शुष्क होगा चीजें, वहां पर कैसे शुष्क होंगी, वहां पर चीजें कैसे शुष्क होंगी, मतलब कि सूखी होंगी, गर्मी ज्यादा होगी, और रेत होगी। जब वहां पर उसमें ह्यूमिडिटी कम, मतलब कि वहां पर मॉइस्चर कम होगा, मिट्टी में मॉइस्चर कम होगा, तो क्या होगा, वहां पर रेत होगा। और जब ये कुछ भी नहीं है ना, तो वहां पर पानी बरस रहा है ना, प्रॉपर अच्छे से वहां पर कोई मृदा है, तो फिर वनस्पति भी क्या होगी, वहां पर बहुत ही कम होगी, वनस्पति भी वहां पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो 3 चीजें हमने पढ़ ली। पहला हमने आपको बताया मैदान, पहला पर्वत के बारे में बताया, फिर हमने मैदान के बारे में बताया, इसके बाद में क्या है, मरुस्थल। तीसरी बात हो गई। अब बात करें चौथी। चौथी है किसके बाद में, पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीप क्या होता है, मैंने पहले बताया प्रायद्वीप क्या होता है। जो प्रायद्वीप होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी भूमि है जो 3 तरफ से जल से घिरी है। जैसे एग्जांपल में अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, मतलब कि हिंद महासागर। प्रायद्वीप क्या है, एक ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरी है, 1 तरफ से जमीन से घिरी है, उसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। अच्छा, भारत का जो प्रायद्वीप है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैंने भी बनाया था, लगभग त्रिभुज के आकार के जैसा ही है इसमें, लगभग त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीप कैसा है, त्रिभुजाकार। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछता है कि ये बताओ कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है,
प्रायद्वीपीय पठार है, मैदान है या हिमालय वाला भाग है, तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। ये क्या है? सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पुराना भाग, सबसे पुराना भाग है। और एक गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग, लैंड का भाग। ठीक है, तो इसमें तीन चार बातें ध्यान रखने वाली हैं कि इसी प्रायद्वीप, अच्छा ये अ, हिमालय से तो छोटा है, हिमालय से तो कम ऊंचा है, लेकिन ये मैदान से ऊंचा है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि हिमालय से छोटा लेकिन मैदान से ऊंचा एक मेजनुमा मेजनुमा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पठार। अब यहाँ पर एक और बात है कि इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। काफी ऊंचा नीचा मतलब है कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदी है, तो ऊंचा नीचा है। यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियां और घाटियां पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसके उत्तर पश्चिम में एक अरावली पर्वत है। ये भी न्यूज में भी है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। और वर्तमान में कैसा है? अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल, मतलब कि कट मतलब कि इसका अपक्षय होकर के धीरे 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 करके कम हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ लिखा भी है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ पर दो और पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या बोलते हैं? एक है विंध्य, दूसरी कौन सी है? सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नदी कौन सी बहती है? इसको क्या बोलते हैं? नर्मदा और तापी। नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में है, तापी सतपुड़ा के दक्षिण में, तापी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और खास बात यह है, ये दोनों बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना करके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, मतलब कि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए। ठीक है, दूसरी बात, इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट भी है। यहाँ पर आप देखो, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम घाट। ये है पूर्वी घाट। तो जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था उसमें भी कहाँ पे पश्चिम घाट था? यहाँ पर देखेंगे, ये वाला हिस्सा पश्चिम घाट है, ये वाला पश्चिम घाट, और ये वाला पूर्वी घाट। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट घाट किसका हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पश्चिम और पूर्वी घाट। पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? सहयाद्री भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पठारों का यूज क्या है, मतलब उपयोग क्या है? यहाँ पर खनिज बहुत मिलते हैं, खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला चैप्टर था स्थल रूप वाला, उसमें मैंने ये बात पढ़ाई थी, तो वहाँ एक बार उसको पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला और लौह अयस्क। ठीक, तो हमने चौथी चीज पढ़ ली। अब पांचवी चीज की बात करेंगे, तटीय मैदान, घाट और तटीय मैदान। देखो, हमने आपको बताया यहाँ पर ये है पश्चिम घाट, देखिए ये है पश्चिम घाट, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है पूर्वी घाट, ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इधर देखेंगे ना, यहाँ पर ये पूर्वी तट है, ये वाला पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है। पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है। इनके बीच का जो हिस्सा है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला, ये है पश्चिम तटीय मैदान। और यहाँ पर जो हिस्सा है ये पूर्वी तटीय मैदान। इसके बारे में ही बात की गई है कि पश्चिम घाट का है, एक समान रूप से फैला हुआ है, मतलब कि पूरा फैला हुआ है। और इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है, और बहुत सकरा हुआ है। ऐसे ही अगर पूर्वी घाट की बात करें, तो ये एक समान नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, टूटा फूटा है। और इसके पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पूरब की ओर जो नदियां, बहुत हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके में जो बहुत सी नदियां पड़ती हैं, बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब कहा जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन अभी फिर ध्यान रखिएगा, जो क्या कहते हैं उसको, नर्मदा और तापी है, वो बे ऑफ बंगाल में नहीं, कहाँ गिरती हैं? वो गिरती हैं जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और ये नदियाँ क्या करती हैं? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब मैंने बताया कि ये किसका, अपने मुहाने में क्या करती हैं। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? जो अपना अवसाद ला करके अपने मुहाने में जमाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। जैसे एक नाम सुनते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र अपना मुहाना बनाती है, अपना मुहाना बनाती है। तो डेल्टा की आकृति कैसी है? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार जैसी है, त्रिभुजाकार जैसी है, और यहीं पर किसी नदी का मुहाना बनता है।
ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पर पढ़ ली, कौन सी हमने पढ़ी, पांचवा पार्ट। अब लास्ट, इसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से घेरा स्थल, एक ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ पानी है, उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। और जब बहुत सारे द्वीप पास में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह है, एक का नाम है लक्षद्वीप, दूसरा का नाम क्या है, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है, अरब सागर में है। और जो अंडमान निकोबार वो कहाँ पर है, वो दक्षिण, वो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो केल के तट से कुछ दूरी पर है, और वो किससे बना है, वो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो वो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। बात समझ में आ गई, प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। पॉलिप, अब थोड़ा सा प्रवाल के बारे में समझते हैं। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। प्रवाल क्या है, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब पॉलिप, जब जीवित पॉलिप मरते हैं, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती जाती है, जो बढ़ते जाते हैं, बाद में क्या होता है, प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। ऐसे समझ लीजिएगा, जो पॉलिप होता है, पॉलिप जब मर जाता है तो उसका कंकाल बचता है, तो बहुत सारे कंकाल इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते 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 तो काफी ऊंचे हो जाते हैं, और उससे क्या बनता है, वो समुद्र के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, उससे क्या होता है, प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दी है, एनसीईआरटी में ही दी है, कि वर्ष द्वीप समूह कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों में, मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि सुनामी से कौन सा प्रभावित हुआ था। सुनामी क्या है, एक विशाल महासागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसको हम जब सुनामी पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि सुनामी क्या है, कब आती है, क्यों आती है। खैर कब आती है तो किसी को नहीं पता है, क्यों आती है और उसका प्रभाव क्या होता है पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था। तो ये हमने पढ़ लिया इसका छठा पार्ट, 6 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, अब इसके बाद में अगला चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, प्राणी, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई और आपको क्वेरी है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा आपको। एक मिनट, यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं इस पर दे रहा है क्लियरली। तो इसमें ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9807338996। तो इस पे अगर अगर ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।